नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात SC ST वोट और इस वर्ग को लुभाने के लिए सियासत के जोर की। नगर निगम चुनाव और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। यही वजह कि कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी के बड़े नेताओं ने SC ST नेताओं के साथ बैठक की। आलाकमान ने अपने SC ST मोर्चों को SC ST सीटों पर पार्टी का जनाधार बढ़ाने को कहा है। खास बात यह कि बड़े नेताओं ने माना है कि यह वर्ग पार्टी से कहीं ना कहीं दूर हुआ है, मगर इसके लिए बीजेपी ने कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ दिया। उधर कांग्रेस सरकार पर पलटवार कर रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। MP में भले ही विधानसभा चुनाव 2 साल बाद हों, लेकिन बीजेपी अभी से चुनावी मोड में आ गई है। आगे आने वाले नगर निगम चुनाव के मद्देनजर भी पार्टी बैठकें कर रणनीति तैयार कर रही है। कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी के बड़े नेताओं ने SC ST नेताओं के साथ बैठक की। इसलिए अनुसूचित जाति वर्ग में सभी जाति अपनी उपजातियां जो हैं उनके बीच सामाजिक नेतृत्व, उनके बीच भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व खड़ा करना, इस पर हमने उस नेतृत्व की स्थापना के लिए भी इस पर चर्चा हम सब लोगों ने मिलकर के की है। अनुसूचित जाति समाज के सामने उपस्थित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक और रोजगार से मुद्दों पर इससे जुड़े हुए मुद्दों पर जो चर्चा है, उन सारी बातों पर, उन चुनौतियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सब लोगों ने मिलकर के इस पर चर्चा की है। माना जा रहा है कि इस बैठक का मकसद SC ST बाहुल्य सीटों पर एक बार फिर से पार्टी का जनाधार बढ़ाना था। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने माना कि ये दोनों वर्ग बीजेपी से दूर हुए हैं और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ दिया। देखिए, आज तो है, ये बात सही है, क्योंकि MLA अगर उनके साथ में हैं तो स्वाभाविक है, ये ऐसा माना जाता है। परंतु काम के दृष्टि से अगर देखेंगे तो देखिए, हम लोगों ने बहुत काम किया है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ये जरूर है कि झूठे वायदे कुछ इस प्रकार के उनने जनता के सामने किया, और सीधे साधे लोग रहते हैं बेचारे कि उस प्रलोभन के प्रभाव के कारण वो उनके साथ में खड़े हो गए। एक तरफ SC ST वोटर की नाराजगी की वजह बीजेपी जहां कांग्रेस के झूठे वादों को बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार पर पलटवार किया है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि बीजेपी के कहने से कुछ नहीं होगा। SC ST वर्ग के लोग जानते हैं कि कांग्रेस और इंदिरा गांधी ने SC ST वर्ग के लोगों के लिए क्या कुछ किया है। वो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने इस देश के आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन का अधिकार छीना, चंद चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए देश के आदिवासियों की जमीनों को लूटने वाले लोग भ्रम की बात कर रहे हैं। इस देश के मौलिक अधिकारों को अगर किसी ने देने का काम किया, अगर उनका अधिकार दिए हैं, तो इंदिरा गांधी जी ने। आदिवासियों के हक को खत्म करते हैं, वो क्या आदिवासियों को समझेंगे? स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति विरोधी, जनजाति विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार की एक बड़ी वजह इन दोनों वर्गों का भरपूर साथ ना मिलना था, जबकि 2013 में कुल 82 आरक्षित सीटों में से बीजेपी को 59 सीटें मिली थी और पार्टी ने पूरे बहुमत से सरकार बनाई थी। यही वजह है कि बीजेपी एक बार फिर SC ST वर्ग पर फोकस कर रही है और इसके लिए अभी से ही रणनीति बनानी शुरू कर दी गई है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। कई सवाल हैं। देखिए, जब चुनाव सियासी दल लड़ने जाते हैं तो हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय पर नजर रहती है, और ऐसे में तब जबकि मध्य प्रदेश में 80-82 सीटें अगर आरक्षित हैं और इन सीटों पर सियासत का जोर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? यही वजह है कि हमने आपको बताया 13 में 82 में से करीब 59 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, तो सरकार बनी भी थी। 18 में जब इन्हीं सीटों पर पूरा साथ नहीं मिला, नतीजा सरकार चली गई। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से आशीष अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। आशीष जी, भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आशीष जी आपसे। आशीष जी, तो पार्टी वाकई मानती है कि अब SC ST वोट छिटका है, दूर हुआ है, उसे वापस करीब लाने की जरूरत है?
देखिए आसिफ जी, सबसे पहले तो मैं आपकी स्टोरी सुन रहा था और एक नोट से अपनी बात को प्रारंभ करूंगा कि ये बैठकें चुनावी नहीं है, ये हमारी रेगुलर कामकाजी बैठकें हैं और यही हमारे संगठन की खूबी है कि हम लगातार एक जीवंत ऑर्गेनाइजेशन की भांति अपने आप को सुधारने में लगे रहते हैं और कैसे हम अपने कार्यकर्ता की ऊर्जा को सेवा ही संगठन ध्येय मान के आगे बढ़ा सके, इसको सुनिश्चित कर सकते हैं। अब चूंकि प्रदेश कार्य समिति के बाद आज ये अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे की बैठक थी, तो उसमें से निश्चित ही आज इसी वर्ग पर विचार होगा कि कैसे इस वर्ग में उत्थान के लिए इनका राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए विचार किया जाए और कैसे मोर्चे की भूमिका सेवा ही संगठन में सुनिश्चित हो, तो इस विषय पे विचार मंथन हुआ। देखिए ये कोई छुपा हुआ विषय नहीं है कि कांग्रेस ने अपने इतने समय की, देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जातिवादी या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, हम विकासवाद की राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। और जब हम अपनी नीतियां बनाते हैं तो वो सर्वस्पर्शी होती हैं। जब प्रधानमंत्री आवास योजना से मध्य प्रदेश में घर बनते हैं तो उसका एक बड़ा लाभार्थी, हितग्राही SC/ST का ही होता है। जब स्वच्छता मिशन के अंतर्गत शौचालय बनते हैं, उज्ज्वला योजना के माध्यम से जब गैस कनेक्शन आते हैं, जब संबल योजना मुख्यमंत्री प्रारंभ करते हैं तो उसका लाभार्थी यही वर्ग होता है। उस वर्ग का हमें आशीर्वाद मिलता रहा है। आपका साधुवाद। मैं तो आपसे यह पूछ रहा था कि 18 में इस वर्ग का साथ मिला या नहीं मिला, लेकिन आशीष जी चूंकि मंजे हुए प्रवक्ता हैं तो वो ना तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि साथ मिला तो फिर क्यों हारे, और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। हाँ, इतना जरूर है कि जब जीवंत संस्था है, जब जीवंत इंस्टीट्यूट हैं, तो फिर क्या वजह है कि 18 से पहले क्या ये तमाम तैयारियां नहीं थी, फिर 18 में साथ क्यों नहीं मिला? आशीष जी, सवाल आप ही से है। देखिए, मैं सबसे पहले बिल्कुल कहता हूं कि SC/ST वर्ग का हमें समर्थन मिलता रहा है, परंतु एक भ्रम के तहत जो कांग्रेस वातावरण बुनती है, जातिवाद की राजनीति फैलाती है, तो उससे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट पीछे नहीं रह जाए। इसलिए हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता, अब चूंकि हम सत्ता में हैं, तो हमारे सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाए, हितग्राहियों की संख्या बढ़े, और जब उस समाज का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान होगा तो वो जो 70 साल की बेड़ियां जो कांग्रेस ने उनके पैरों में बांध रखी थी, उनको तोड़ के निकलने पे मजबूर हो जाएगा। और यह छुपा हुआ तथ्य नहीं है कि कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ, जो इस वर्ग के भगवान हुआ करते थे, उनके साथ क्या किया। नेहरू जी ने उनको चुनाव लड़के हरवाया, उनके तेल चित्र को संसद में स्थापित नहीं होने दिया, उनके जन्मस्थली को कभी तीर्थ नहीं बनने दिया, उनको भारत रत्न नहीं मिलने दिया। तो कांग्रेस ने सदैव प्रयास किया कि वो वर्ग का कभी उत्थान नहीं हो। देखिए, ये एक बड़ी पुरानी कहावत है कि बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी, और आशीष जी उसे 1950-60 तक उसको लेकर चले गए। जाहिर बात है। मैं भूपेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। भूपेंद्र जी, आपसे सवाल, जब कुणाल चौधरी से इस पर पूछा गया कि बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस ने झूठे वादे करके SC/ST वोट को बरगलाया, बहलाया, फुसलाया और भरमाया, तो सवाल यह है, उन्होंने जवाब यह दिया कि इंदिरा गांधी ने क्या कुछ किया SC/ST के लिए, वो किसी से छिपा नहीं है। फिर क्या वजह थी कि 15 सालों का सियासी सूखा आपने झेला, जिसके बाद आपको सरकार मिली, फिर SC/ST आपको साथ क्यों नहीं दे रहा था? क्या वो वर्ग भूल गया कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था उनके लिए? बिल्कुल नहीं भूले, तभी तो लौटा है। और दूसरी चीज मैं बता दूं, 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस देश में जो पीपल्स एम्पावरमेंट के लिए कांग्रेस ने किए, जिसमें हमारे नागरिकों के सशक्तिकरण का काम किया। उसमें से पहला काम था मनरेगा का। मनरेगा के माध्यम से हमने सुनिश्चित किया एक 100 दिन का रोजगार, और उस रोजगार के लिए क्या बोला था हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि ये इसको हम असफलता का स्मारक बना के छोड़ेंगे। ये जो पाखंडी और ढोंग की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये बेचारा, अभी आपके पैकेज में मैं सुन रहा था, इनके नेता कह रहे थे बेचारे हैं। जब तक तुम बेचारा समझते रहोगे, आजादी के 75-70 साल बाद भी जिन लोगों को, वो तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तुम्हारे से मुंह फेरेंगे, और वो मुंह फेर रहे हैं। नहीं तो फिर क्या वजह थी भूपेंद्र जी कि 13 में 82 में से 59 सीटें बीजेपी को गई थी? बोलने देंगे नहीं, मुझे पूरा बोलने देंगे क्या? आज तो नहीं है ना इनके पास वो सीटें। आज हो इनके पास 59, तो इनसे पूछ लीजिए और मुझे मेरी पूरी बात कहने दीजिए। नहीं, मैं आपकी बात सुनी, आप ही से सवाल पूछा था मैंने, आप जवाब दीजिए। सुनिए, मुझे पहले पूरा सवाल बाद में करिए, मुझे बात तो पूरी कर लेने दीजिए। दूसरा बड़ा काम हमने इस देश में किया सशक्तिकरण का, हमने भोजन का अधिकार दिया, एक्ट बनाकर
जिसके माध्यम से आज जो है 80 लाख लोगों को जो है भोजन मिल रहा है। ये हमने एक्ट बनाया है, हिम्मत नहीं आज जो है मोदी साहब की कि वो उस एक्ट को बदल दें। ये काम हमने किया, हमने ऐसे एम्पावरमेंट की। और तीसरा बड़ा काम हमने किया, भूमि अधिग्रहण कानून बनाया कि जिसमें अगर तुम किसी गरीब की, किसी आदिवासी की, किसी एससी की जमीन छीनोगे, अधिग्रहण करोगे तो उसका 4 गुना आपको मुआवजा देना पड़ेगा। कानून बनाकर ये काम किया। ये तो जो है उसको बेवकूफ समझ रहे हैं। ये गप्पे लड़ा के बाबा साहब से ये कहा था, चुनाव में लड़ गए थे, ढिमाके में लड़ गए थे। जब हम अपोजिशन पार्टी में अगर हम जो है बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो ये मुद्दा होगा क्या? बीजेपी हमारी कोई दोस्त पार्टी है क्या? नहीं तो SC/ST आपके साथ बने रहे तो उसमें कांग्रेस की कारण नीति है। मेरी पूरी बात तो सुनने साहब। अरे भूपेन्द्र जी, सरकार आपकी चली गई, गुस्सा आप मुझ पे कर रहे हैं सर, मेरी क्या गलती है? मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। आप पर गुस्सा कर रहे हैं भाई, हम तो आपको बोल रहे हैं तो हमारी बात ही पूरी नहीं होने देना चाहते आप। हाँ। बात पूरी हो जाए फिर आप हमसे 10 सवाल करिए। हाँ। ये जो है ये अभी जो बाबा साहब की कहानी ये बता रहे थे, इनसे पूछो क्या ये बीजेपी वाले जो है कम्युनिस्टों के समर्थन में चुनाव लड़ लेंगे क्या? ये सीट छोड़ देंगे क्या? ठीक, मैं लौटता हूँ आपके पास। इस तरह की जो है, इस तरह की अब जो है बेवकूफी की बातें करते ही है, वो कहते हैं हम डिबेट कर रहे हैं। हाँ नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ आपके पास भूपेन्द्र जी। आशीष जी आपके पास आ रहा हूँ। आशीष जी देखिए, यहां तक बयान दे देना कि आरक्षण कोई माइका लाल नहीं हिला पाएगा, ये सर्वस्व समर्पण दिखा देता है कि इससे ज्यादा हम आपको और क्या आश्वस्त कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर सत्ता हाथ से चली जाए तो फिर कमी कहां रही थी? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कमी चाहे सत्ता आ जाती तब भी ढूंढती है और नहीं आती है तब भी ढूंढती है। इसीलिए हम लाइव ऑर्गेनाइजेशन है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही अंतर है कि हम जब चिंतन शिविर करते हैं तो हितग्राही कैसे बने इन पे चिंता करते हैं, और कांग्रेस ये तय करते हैं कि एक परिवारवाद से कैसे एक जो नाकारा नेता है जो उदय होके नहीं आ रहा उसका उदय कैसे हो। एक बात, भूपेंद्र गुप्ता जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं सिर्फ उनसे एक प्रश्न पूछता हूं कि इस देश में आजादी के बाद बहुजनवाद का उदय कैसे हुआ? भूपेंद्र जी आप शांत हो जाइए, मैंने आपको आपके समय पर नहीं रोका, मैंने आपको आपके समय पर नहीं रोका। भूपेन्द्र जी शांत हो जाइए, मैं अपनी बात को रखूं। भूपेन्द्र जी मैंने 3 सवाल पूछे आपसे बैक टू बैक। 1 मिनट देखिए, एमए की डिबेट ठीक नहीं है ना। भूपेन्द्र जी प्लीज, भूपेन्द्र जी रिक्वेस्ट है। भूपेन्द्र जी सुनिए ना, आप भूपेन्द्र जी आप मुझे बोलने दीजिए। सर भूपेन्द्र जी आप सुन नहीं रहे हैं सर, एक मिनट रुकिए ना सर। आप सुनिए, मैं सिर्फ एक प्रश्न भूपेन्द्र जी आपसे पूछता हूं कि आजाद भारत में बहुजनवाद का उदय किस पार्टी के खिलाफ हुआ? वो कांग्रेस पार्टी थी। यानी कि इस वर्ग के साथ अन्याय आपने किया, तभी तो वो आंदोलन निकल के आया। एक बात, 70 साल की आजादी में से 55 साल आपने राज किया, अगर उसके बाद भी 80% लोग शौचालय को अगर महरूम थे, अगर लोगों के पास छत नहीं थी, उनके पास गैस सिलेंडर नहीं था, उनके पास बैंक में खाता नहीं था, और जिसका 90% हिस्सा इसी वर्ग से आता है, तो आप बताइए ना कि आपने इस वर्ग के एम्पावरमेंट के लिए क्या किया? सच्चाई यह है कि आप तो इसको एक वोट बैंक मानते रहे और एक वैक्यूम तलाशते रहे कि ताकि यह सदैव आपका वोट बैंक बन जाए। भारतीय जनता पार्टी जब से आई उसने इस मिथक को तोड़ा, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट को यानी कि विकासवाद की राजनीति को जातिवाद की राजनीति के ऊपर रखा, और उसका परिणाम यह है कि आज दूध का दूध पानी का पानी अलग है। आज यह वर्ग भी समझ चुका है कि आपने सिर्फ इसका दोहन किया है। ठीक, मैं आशीष जी लौट रहा हूं। भूपेन्द्र जी देखिए, सवाल तो बहुत अहम है। सवाल ये तब जबकि ये दावे बड़े हैं कि इंदिरा गांधी ने क्या किया SC/ST के लिए वो सब जानते हैं, कांग्रेस ने क्या किया सब जानते हैं। फिर सवाल वाकई यह है कि उसके घर में शौचालय क्यों नहीं, उसको पक्का मकान अब तक क्यों नहीं, और दूसरी बात, वो आरक्षण जो कुछ सालों की मियाद तय लिए हुए आया था, वो आरक्षण आज भी इस वर्ग को देना पड़ रहा है क्योंकि ये वर्ग पिछड़ा है। देखिए, जो लोग आजादी के गद्दार लोग हैं, इनको मालूम नहीं कि भारत कैसा था। आपके घर में अगर भोजन नहीं हो अभी 2 टाइम का, तो आप शौचालय बनवाएंगे कि भोजन तलाशेंगे? ये आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ। बताइए, आप एक सुधीमान चैनल के पत्रकार हैं, आप बताइए कि अगर आपके घर में भोजन नहीं हो तो आप पहले भोजन लाएंगे परिवार के लिए कि शौचालय बनवाते रहेंगे? तो मैं आपसे ये कहूंगा भूपेन्द्र जी, 75 सालों में अगर 50 साल मुझे राज करने का मौका मिला तो भोजन तो पहुंचा ही सकते हैं सर। आपको 200 साल भी राज करने का मौका मोदी जी को मिल जाएगा तो पूरा देश बिक जाएगा। अभी 7 साल में बिक गया है, ये ध्यान रखिएगा। जो हमने बनाया था इनने 7 साल में भी अभी ये बेच नहीं पाए। पूरी कोशिश कर रहे हैं देश को बर्बाद करने की, बेच नहीं पा रहे हैं।
ये बड़ा फर्क है। ये बहुत डायलॉग मारना बहुत आसान चीज है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देश में 1964 तक भोजन की व्यवस्था नहीं थी। लाइन में लग के बड़े बड़े लोग मैक्सिकन का लाल गेहूं खाना पड़ता था। तब जाकर हमने हरित क्रांति की शुरुआत की। तब जो है पूरा देश एक दिन का उपवास करता था। लाल बहादुर जी, आप सब समझिए ना, सब देखिए, ये कोई हरित क्रांति पर या खाद्यान्न की उत्पादकता पर डिबेट नहीं है। मैंने आपसे ये पूछा, SC ST वर्ग कांग्रेस के साथ बना रहे, आप कह रहे हैं कि आपकी रणनीति क्या है उस पर? आपने कहा शौचालय क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पहले खाने को रोटी नहीं थी। रोटी की पहले हमने जुगाड़ की इस देश के लिए। नहीं, वो ठीक है आपका लॉजिक कि पहले खाएंगे तभी तो जाएंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि SC ST आपके साथ बना रहे, उसके लिए क्या रणनीति है? बताइए ना रणनीति। ये बताएं कि जरा मोदी जी ने अस्पताल क्यों नहीं बनाए? शौचालय बनाने में लग गए। आज देश में जो है भूपेंद्र जी, आपकी रणनीति आशीष जी भला क्यों बताने लगे? फिर यही तो मैं कह रहा हूँ कि आशीष जी को फिर ये सवाल करने का मौका आप क्यों दे रहे हैं कि हमने साहब जो है बाबा साहब के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ा? सेम तर्क है, उनके अपने शब्द है, मैंने उनके मुंह में कोई शब्द नहीं डाले। मैं भूपेंद्र जी लौट रहा हूँ इस पर आपके पास। देखिए मैं लॉजिक कर रहा हूँ। हाँ, मैं आता हूँ लॉजिक कर रहा हूँ। आशीष जी, देखिए, आप ये मानकर चलिए कि 82 सीटों को दरकिनार कर कोई सत्ता में नहीं आ सकता, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जाहिर बात है दरकिनार कोई कर भी नहीं रहा, ये भी बड़ा लाजमी है। सवाल सीधा सा ये है कि कार्य समिति के बाद SC ST की बैठक हुई, मोर्चे की बैठक हुई, और तब जब आप कह रहे हैं कि हम सर्वस्पर्शी सियासत की तरफ बढ़ते हैं, तो इस मोर्चे के होने का मतलब क्या है और इसी मोर्चे की बैठक का आज मतलब क्या है? फोकस है ना आपका, तभी तो आपने बुलाया ना SC ST नेताओं को। देखिए, बिल्कुल फोकस है और समाज के इस वर्ग के लिए फोकस होना भी चाहिए। आसिफ जी, हमारी तो मूल विचारधारा है अंत्योदय, परंतु जब हम मोर्चे की बैठक करते हैं तो उसका उद्देश्य चुनाव नहीं होता। हम राजनीति चुनाव जीतने के लिए नहीं करते, हम राजनीति करते हैं अपने विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए, अंत्योदय के लिए और राष्ट्रवाद के लिए। एक बात भूपेंद्र गुप्ता जी बड़े चीख चीख के कह रहे थे खाना नहीं था। एक समय जब खाना नहीं था तब इनके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए सिगरेट आती थी दूसरे देशों से। ये तो अलग था। एक बात गुप्ता जी, अरे सुनिए, बुद्धिमान नहीं, आप छोड़िए, जनता पे छोड़िए। गुप्ता जी करिए। भूपेंद्र जी, आप बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आपका सम्मान करता हूं, ये तूतू मैमे की डिबेट मत कीजिए। नहीं, गुप्ता जी एक मिनट। आसिफ जी, मुख्य विषय ये नहीं है कि भोजन था या नहीं था। 2014 तक जब आसिफ जी नहीं, देखिए, जुड़ेगा तो उसमें भी वो चीजें, लेकिन सवाल यही था कि किसने उत्थान के लिए क्या कुछ किया। और देखिए, मैं हमेशा ही कहता हूं डिबेट में वक्त होता है बड़ा नियमित, और हमारे पास वक्त बहुत कम होता है। उसमें अगर मुद्दों पर ही पॉइंटर्स रखे जाएं तो बेहतर। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। आशीष जी, बहुत धन्यवाद आपका। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा है, बहुत जल्द लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा मत।